नमस्कार, फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ में आपका स्वागत है। भारत और चीन में काफ़ी वक्त से चल रहा लद्दाख में एक विवाद अब और भी ज़्यादा गहरा गया है। सोमवार रात को भारत और चीन के सैनिकों के बीच में एक हिंसक झड़प हुई। उस झड़प में कमांडिंग ऑफिसर समेत भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। ये घटना तब हुई जब लद्दाख में गलान घाटी के पास भारत और चीन के बीच में बातचीत चल रही थी और ये सभी कुछ सामान्य होने की स्थिति की ओर आगे बढ़ रहा था। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि गलान घाटी में जो हिंसक घटना हुई उसके पीछे क्या कारण था। देखिए, गलवान घाटी में जो घटना घटी है उसके दो कारण हैं। एक तो है कि गलवान घाटी का सिग्निफिकेंस क्यों है और किस लिए चीनी वहाँ पर आना चाहते हैं, और दूसरा है कि उस दिन रात को जो लड़ाई हुई वो क्यों हुई। पहले हम देखते हैं गलवान घाटी का जो महत्व है वो क्या है। गलवान नदी अक्षय चिन्ह, जो कि इस वक्त चीन के कब्जे में है, वहाँ से निकलती है, चीन के इलाके से घूमती हुई आती हुई LAC में जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है उससे हमारे इलाके में घुसती है और हमारे इलाके में होते हुए नीचे जाती है श्योक नदी के साथ, और श्योक नदी के साथ जाके मिल जाती है। श्योक नदी के साथ साथ ही भारत ने एक सड़क बनाई है जिसे हम दारबुक श्योक दोलती बेग ओल्दी सड़क कहते हैं, जो कि एक बहुत ही अहम स्ट्रेटजिक रोड है, जो कि भारत के लद्दाख ले हिस्से को दोलती बेग ओल्दी का जो कि बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट हिस्सा है उसके साथ जोड़ती है। चीन इस बात से खुश नहीं है कि हमने ये सड़क क्यों बनाई है। उसके अलावा जैसे मैंने पेट्रोलिंग पॉइंट 14 का जिक्र किया, अभी LAC के ऊपर दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट के कारण फिजिकल डिप्लॉयमेंट LAC पे नहीं है, डिप्लॉयमेंट पीछे है, लेकिन वहाँ से आप LAC तक पेट्रोलिंग करने के लिए आ सकते हैं और जिसके लिए पेट्रोलिंग पॉइंट बनाए गए हैं। तो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 एक ऐसा पॉइंट है। तो हमारे जो सैनिक पेट्रोलिंग के लिए आते थे या युद्ध के हालात में हमें आगे आना पड़े तो आने के लिए बहुत वक्त लगता था, क्योंकि हमारी सड़क नहीं थी वहाँ से लेके पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक। और जबकि हमने दोलती बेग ओल्दी तक सड़क बना ली तो फिर हम गलवान नदी के किनारे किनारे पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक एक सड़क बना रहे थे। और आज ही आपने खबर में देखा कि वो सड़क, उसके ऊपर एक पुल बनना था गलवान नदी के ऊपर, जिसके लिए कि चीनी ऑब्जेक्ट कर रहे थे। उसी को रोकने के लिए चीनी अंदर घुसे थे, लेकिन हमने उनको सख्त मना कर दिया कि ये हमारी जगह है, हमारा इलाका है, हम यहाँ पे सड़क बनाएंगे, हम पुल भी बनाएंगे, और हम पुल बनाते रहे। और आज खबर भी आई कि पुल बन गया है। तो कहने का मतलब ये है कि चीन इसको रोकने के लिए आया था, हम रुके नहीं। चीन उसके बाद वापस अपने इलाके में चला गया और ये माना गया कि जब दोनों देशों के बीच 6 जून को एक बैठक हुई थी कोर कमांडर के बीच में, उसमें यह समझौता हुआ कि ट्रुप्स को और भी पीछे किया जाए। तो चीनी सैनिकों को PP-14 के सामने जो चीनी सैनिक बैठे थे उनको वहाँ से हट के 5 किलोमीटर दूर ईस्ट की तरफ जाना था, जहाँ पे उनकी एक पोस्ट थी, पोस्ट नंबर 1। ये समझौते के तहत था और 10 दिन के अंदर ये समझौता पूरा करना था। 15 जून इस समझौते का ये पूरा करने का, लागू करने का आखिरी दिन था। दोपहर को मीटिंग भी हुई, चीनी मान भी गए कि हम इसको खाली कर देंगे, लेकिन जब शाम को हमारी पेट्रोल कर्नल बाबू लेकर वहाँ पर गए ये वेरीफाई करने के लिए कि डीएस्केलेशन हुई है या नहीं, उस वक्त उनके ऊपर अचानक कायरतापूर्ण और बर्बरतापूर्ण तरीके से चीनियों ने हमला कर दिया हमारे CO साहब की पार्टी के ऊपर, जो कि वो उनके 2 साथी के साथ में उनके ऊपर हमला कर दिया। जब उनके ऊपर हमला कर दिया तो हमारे साथियों ने भी उनका जवाब दिया। पीछे जो हमारे उनके पीछे टोली आ रही थी वो भी आ गई और फिर दोनों सेनाओं के बीच में गुत्थम गुत्थी जो हाथापाई शुरू हो गई। चीनी सैनिक जो हैं वो पूरी तरह से तैयार थे, पहले से उनकी प्लानिंग थी। उन्होंने बेसबॉल के जो बल्ले होते हैं उनके ऊपर कील गाड़े हुए थे, उन्हें दस्ताने पहन रखे थे, उनको कील गाड़े हुए थे, लोहे की चेनें थी जिनके आगे स्पाइक्स लगे हुए थे, और बड़े बड़े लोहे की रॉड थी जिनको कि बार्ड वायर से बांधा हुआ था। तो इस प्रकार से वो पहले से ही इस प्रकार के हथियार बनाकर आए थे जिससे कि वो हमारे सैनिकों को पीटे। हमारे सैनिकों ने मौके की नज़ाकत देखते हुए या तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट किया या फिर बैनेट का इस्तेमाल किया, जो कि उनके पास बैनेट था अपने राइफल के साथ। तो इस तरह की दोनों देशों के सैनिकों के बीच गुत्थम गुत्था हुआ, हाथ की लड़ाई हुई। 15,000 फुट की ऊंचाई के ऊपर, आप यकीन कीजिए, रात की फ्रीजिंग टेम्परेचर के वक्त। और लड़ाई कैसे हुई, जैसे हम इस इलाके में खड़े हैं, बस इतना ही जगह है, बाकी दोनों तरफ रिवीन्स हैं, रिवर्स हैं, नीचे गिरते जहाँ भी आप थोड़ा भी पैर फिसल जाए। तो इतनी से इस इलाके के अंदर लड़ाई हुई और उस लड़ाई के अंदर हमारे सैनिकों ने अपने से दुगने सैनिकों को मारा और काफ़ी जो है नुकसान वहाँ पर हुआ।
और बाद में ये एक खबर बनी और दोनों देशों के बीच में तनाव जो है वो बढ़ गया। सर, अभी जैसे युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, तो भारतीय सेना जो है और वायु सेना जो है वो किस तरह से तैयार है 1965 के मुकाबले में? अभी की भारतीय जो सेना है वो कितनी सक्षम है? देखिए 1962 और अब के बारे में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जहाँ तक कि सेना की तैयारी, सेना की लीडरशिप, सेना की इक्विपमेंट और सेना के हथियारों का सवाल है। इस वक्त हमारे पास मॉडर्न वेपनरी है, हाई टेक्नोलॉजी वेपनरी है, मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज गन्स हैं, हमारे पास टैंक्स भी हैं वहाँ पर, हमारे पास वहाँ पर मैकेनिकल इन्फेंट्री भी है, हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल हैं वहाँ पर। हर किस्म की आधुनिकतम से आधुनिकतम हथियार और आर्टिलरी वहाँ पर डिप्लॉयड है, इन्फेंट्री पूरी तादाद में है। इसलिए हम चीन का आंख से आंख मिलाकर मुकाबला कर सकते हैं जहाँ तक सैन्य शक्ति की बात है। उसी तरह से बात है वायुसेना की। देखिए हमारी वायुसेना को दो एडवांटेज हैं। एक, चीन की जो वायुसेना है उसकी डिप्लॉयमेंट सारी तिब्बत प्लेटू पे है। तिब्बत प्लेटू की जो हाइट है वो है तकरीबन 13,000 से 15,000 फुट एवरेज। जब आप इस अल्टीट्यूड से हवाई जहाज़ को टेक ऑफ करते हैं तो उस वक्त हवाई जहाज़ का वेट बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि हवाई जहाज़ का वेट कम होना चाहिए, इसलिए वो अपना हथियार नहीं ले जा सकता है। हमारे जो एयरफील्ड्स हैं वो प्लेन्स एरिया में हैं, श्रीनगर जो उसके आस बाकी जगह हैं, वहाँ से वो बहुत ज़्यादा असला और हथियार लेकर जा सकते हैं। उनका फ्यूल जो है वो भी ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। और दूसरा जो हमारे पास इस वक्त एयरक्राफ्ट्स हैं, तेजस, सुखोई 30, राफेल, ये सारे दुनिया के आधुनिकतम हवाई जहाज़ों में हैं और जब इनके ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल फिट कर दी जाए तो ये सबसे घातक एयरक्राफ्ट माने जाते हैं। तो इसलिए एयरफोर्स के लिहाज से भी हम काफ़ी आगे हैं। सर, अक्सर देखा गया है कि चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पे चाइना अपने प्रोडक्ट्स को बेचता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि अभी ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उनको ख़त्म करने का टाइम आ गया? एक तरफ तो वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता है अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में बेच कर, और दूसरी तरफ भारत को ही वो आंखें दिखाता है। तो आपको क्या लगता है कि अब समय आ गया है इस डबल स्टैंडर्ड को ख़त्म करने के लिए? देखिए ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है, ये इंटरनेशनल ट्रेड है। इंटरनेशनल ट्रेड भी किसी ट्रीटी से गवर्न होता है, जैसे हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ट्रीटीज़ कहते हैं। इससे हम एकदम नहीं, पर हमें एज ए भारतीय हमें ये करना चाहिए कि अगर हमारे पास दो ऑप्शन है, एक चीनी सामान की और एक भारत में बने हुए सामान की। भारत में बना हुआ सामान थोड़ा महंगा भी है, तो वो खरीदना चाहिए बनस्बत चीन का सामान खरीदने से। ऑटोमेटिकली जब चीन का सामान नहीं बिकेगा तो चीन का सामान वहाँ फैक्ट्री में पड़ा रहेगा, तो अपने आप चीन की जो इकोनॉमी है वो ख़राब होगी। लेकिन एकदम आप कहें कि चीन के साथ ट्रेड कट ऑफ कर दीजिए, वो नहीं हो सकता है। धीरे धीरे ट्रीटीज़ को स्टडी करके जैसे जैसे किया जाए, जैसे उससे ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। अभी हाल ही में पहले जो है चीन के साथ हमने एक एग्रीमेंट वो किया था कि उसको वो कोई भी यहाँ पे कंपनी नहीं लगा सकता है बगैर हमारे परमिशन के सेंसिटिव सेक्टर्स के अंदर। तो इस प्रकार के जो है रुकावटें की जाएंगी और भी काफ़ी की जाएंगी, पर इकोनॉमिक वॉरफेयर ही एक तरीका है जिससे कि हम चीन को घुटने टिका सकते हैं। तो सर, आपको क्या लगता है, जैसे अभी बीजेपी की सरकार है, तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ ऐसी एडवाइजरी डिपार्टमेंट्स को जानी चाहिए कि जो इंटरनेशनल टेंडर होते हैं उनमें भारत की जो फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, उनको प्राथमिकता देनी चाहिए और चीन की जो कंपनीज हैं उनको बैन कर दिया जाना चाहिए? 2000 तक का टेंडर तो ऑलरेडी कर दिया है गवर्नमेंट ने कि 2000 के टेंडर भारतीय कंपनी को प्रेफरेंस दी जाएगी। और दूसरा, चीन को बैन करने का जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स करते हैं वो किस प्रकार का टेंडर में कंडीशंस बनाते हैं उनके ऊपर है, उनको कोई रोक नहीं सकता है। तो सर, कल हमने देखा कि एक, हालांकि वो स्लो डाउन के कारण किया, लेकिन रेलवेज ने एक प्रोजेक्ट था वो चाइना का कैंसिल कर दिया। तो बिल्कुल, आपको क्या लगता है कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है? अब क्या चाइना को भी बताना चाहिए कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं? हम भी, अगर भारत एक इतनी बड़ी इकोनॉमी है तो उसको भारत के साथ भी अब अपने रिश्ते मजबूत बनाने होंगे, और इस तरह से जैसे वो आंख दिखा रहा है लद्दाख में, अब उसको ऐसा। बिल्कुल, देखिए जो कल रेलवे डिपार्टमेंट ने किया है वो एक संकेतिक है। बेशक कहा यह गया है कि स्लो डाउन के लिए है तो कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हुआ है, और एक ऑन गोइंग कॉन्ट्रैक्ट जो कि चल रहा था, तो फिर आने वाले कॉन्ट्रैक्ट का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। इशारा है गवर्नमेंट का, हुवई को मना कर दिया, टेलीकॉम कंपनी को मना कर दिया कि आप कोई भी चीनी इक्विपमेंट नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सरकार जो है वो नकेल कस रही है। थैंक यू सर। तो ये थे रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी, जिनसे हमने बात की भारत और चीन के रिश्तों के बारे में। देश और दुनिया की खबरों के लिए यूं ही बने रहें फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।